हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज सच्ची घटना पर आधारित एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, जिसमें हम देखेंगे इंसानी लालच और ब्लैक मैजिक का एक घिनौना रूप। सीरीज के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रही होती है। तभी हम देखते हैं दो लोग अपने चेहरे को कवर करके वहां आते हैं और उस औरत पर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं और उस औरत को मारने के बाद उसके शरीर से कुछ खून निकालते हैं और एक शीशी में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहीं पास के खेत में ले जाकर छोड़ देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये औरत विक्टिम नंबर 7 है। इसका मतलब इससे पहले 6 कत्ल इस गांव में और हो चुके हैं। जब वो औरत देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंचती तो हम देखते हैं पूरे गांव वाले उसको ढूंढने के लिए खेतों में आ जाते हैं और उसका नाम लेकर पुकारते हैं पार्वती। और थोड़ी देर बाद पार्वती की डेड बॉडी वहीं पास के खेत में पाई जाती है। अब वहाँ की लोकल पुलिस उस कातिल को पकड़ने में नाकाम होती है तो एक केस वहाँ की सीबीआई को दे दिया जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीबीआई के सीनियर ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी को, जो जूनियर ऑफिसर की एक क्लास ले रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक सही मर्डर इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। और तभी रमाकांत को मैसेज आता है कि उसे होम मिनिस्टर ने बुलाया है। जब रमाकांत होम मिनिस्टर से मिलता है तो उसे बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मानावत गाँव के इस मर्डर केस पर काम करें। होम मिनिस्टर बताते हैं कि पिछले 1.5 सालों में 7 औरतों का मर्डर हो चुका है, लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस आज तक कातिल को पकड़ने में नाकाम रही। अब हम देखते हैं रमाकांत अपने जूनियर पकाटकर के साथ में वहाँ के लिए निकलता है। जब वो ट्रेन में होते हैं तो वो काटकर रमाकांत से पूछता है कि सर, आप इस केस को कैसे देख रहे हो? तो रमाकांत बोलता है ये केस हम पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सोचो पिछले 1.5 सालों में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 नाबालिग बच्चियां थीं और 3 औरतें थीं जिनकी हत्या कुल्हाड़ी से की गई। और पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने नोटिस किया कि हर औरत के प्राइवेट पार्ट के पास जख्मों का निशान था और मेरा पूरा अनुमान है कि वहाँ से खून निकाला गया होगा। और मेरा पूरा डाउट है कहीं न कहीं रिचुअल और ब्लैक मैजिक शामिल है। और हम देखते हैं रमाकांत के पास एक बुक होती है जो कि विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होती है। जब रमाकांत मानावत पहुँचता है तो वहाँ उसे रिसीव करने के लिए सब इंस्पेक्टर शुक्ला आते हैं। शुक्ला पहले भी रमाकांत के साथ काम कर चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। और वही हम देखते हैं स्टेट सीआईडी की तरफ से वहाँ रमाकांत को ऑफिसर पोंग से मिलते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो एकाएक पुलिस जीप के सामने आ जाता है। तो बोलता है, रमाकांत सर, आप आ गए हो, 21 साल हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ अपना भी ध्यान रखना। ये थोड़ा आश्चर्यजनक था क्योंकि रमाकांत के आने की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके डिपार्टमेंट वालों को थी। फिर वो आदमी रमाकांत को कैसे जानता था? तो रमाकांत रास्ते में उनसे पूछता है कि केस फाइल के हिसाब से शुरुआती दौर में आपने 2 लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन उन्हें बाद में आप लोगों ने छोड़ क्यों दिया? तो ऑफिसर बोलता है, हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें उत्तम राव पराठे और रुक्मिणी बाई। तो रमाकांत बोलता है, ये दोनों है कौन? तो ऑफिसर बताता है, उत्तम राव पहले किराने की दुकान चलाया करता था, लेकिन बाद में वो यहाँ का चेयरमैन बन गया और फिर वो रुक्मिणी बाई के साथ मिलकर यहाँ शराब का धंधा करता है। तो रमाकांत पूछता है, तुमने किस आधार पर उन दोनों को अरेस्ट किया था? तो ऑफिसर बताता है कि सर, लोगों का मानना है कि उनके बाड़े में एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है, और जब भी मर्डर्स हुए उसके घर के आसपास के लोगों ने बताया कि मर्डर वाली रात उसके घर से तंत्र मंत्र की आवाजें आ रही थी। लेकिन सर, हमें उनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब वो लोग यहाँ लॉकअप में बंद थे तब भी 3 खून हुए, तो कोर्ट से उन लोगों को जमानत मिल गई। लेकिन कोर्ट ने एक शर्त रखते हुए उनको जमानत दिया कि वो लोग मानवत में नहीं रह सकते। तो आजकल वो दोनों मानवत से दूर एक गाँव में रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन सुबह जब रमाकांत अपने गेस्ट हाउस से निकलता है तो वहाँ का केयर टेकर रमाकांत के रूम को लॉक कर देता है। और वही हम देखते हैं जैसे ही रमाकांत अपनी टीम के साथ गेस्ट हाउस से बाहर जाता है, एक आदमी पेड़ के पीछे छिपकर उन पर नजर रखे हुए था। उनके जाने के बाद वो अपने चेहरे को कपड़े से कवर करता है और गेस्ट हाउस के अंदर जाता है। अब रमाकांत सबसे पहले क्राइम सीन को देखना चाहता था तो अपनी टीम से बोलता है, मुझे पहले विक्टिम के क्राइम सीन को देखना है।
और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं 18 महीने पहले विक्टिम नंबर 1 को, जो एक छोटी बच्ची थी, वो अपने खेतों में बकरियां चराने गई थी। तभी हम देखते हैं 2 लोग आते हैं और उस बच्ची को उठा ले जाते हैं और उसके 2 दिन बाद 17 नवंबर 1972 को उस लड़की की डेड बॉडी गांव वालों को मिलती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है तो रमाकांत पूछता है कि सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी? तो थाने का हवलदार आता है, बोलता है सर मैं ही आया था, लेकिन लड़की जिस दिन गायब हुई थी उस दिन गांव वालों ने इस सब एरिया देखा, लेकिन तब लड़की उन्हें यहाँ नहीं मिली। लेकिन 2 दिन बाद गांव वालों को लड़की की डेड बॉडी इसी जगह पर मिली। तो रमाकांत बोलता है इसका मतलब लड़की का मर्डर किया गया और फिर कातिल ने उसकी डेड बॉडी को 2 दिनों तक कहीं छिपा कर रखा और 2 दिन बाद बॉडी लाकर फिर यहाँ डाल दिया। तभी रमाकांत की नजर सामने के एक मंदिर पर पड़ती है। तो रमाकांत वहाँ के पुलिस ऑफिसर परांजे से पूछते हैं ये किस देवता का मंदिर है? तो बोलता है ये किसी देवता का मंदिर नहीं है सर, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कई साल पहले मानवत एक धनी गांव हुआ करता था और यहाँ काफी बड़े बड़े सेठ रहते थे, लेकिन एक बार इस गांव पे प्रकोप आया तो लोगों को ये गांव छोड़ना पड़ा। लेकिन वो लोग अपना धन यहाँ से नहीं ले गए, वो गांव के ऐसे ही जगहों पर अपनी सारी संपत्ति जमीन के अंदर दफना दी और निशान के तौर पर ऐसे मंदिर बना दिए। ऐसे तो यहाँ पर कोई पूजा नहीं करता। लेकिन जब रमाकांत मंदिर के पास जाता है तो देखता है वहाँ पर एक कटा हुआ नींबू होता है जिसमें सिंदूर लगा होता है। तो रमाकांत अपनी टीम को बोलता है कि इस गांव में ऐसे जितने भी मंदिर हैं सबकी लिस्ट बनाओ। तो रमाकांत को लगता है शायद यहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो उन लोगों से पूछता है कि इस गांव में कोई ब्लैक मैजिक करता है क्या? तो लोग बताते हैं ऐसे तो कई लोग करते हैं, लेकिन अक्सर ये काम यहाँ काचू बाकू करता है। और ये भी बताते हैं हमने उससे पूछताछ किया था लेकिन हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। अब सीन शिफ्ट होता है और रात में हम देखते हैं एक बच्ची अपने घर के बाहर हाथ पैर धो रही होती है। तभी एक आदमी आता है और उसे उठा ले जाता है। वो चीखती है, उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसका पीछा करते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उसको वहीं पेड़ में बांधकर जिंदा जलाने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसी ने आज तक इस गांव की औरतों और बच्चों का कत्ल किया है। लेकिन तभी पुलिस वाले उसे लेकर थाने आते हैं पूछताछ करने के लिए। जब रमाकांत उससे पूछताछ करता है तो आदमी बताता है कि सर हाँ, मैंने उस लड़की को उठाया था। मेरी गलती ये है कि जब मैं ड्रिंक कर लेता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मैंने उस लड़की को गलत काम के लिए उठाया था, लेकिन मैंने आज तक किसी का कत्ल नहीं किया है और प्लीज आप मुझे यही थाने में ही बंद करके रखो, नहीं तो गांव वाले मुझे जान से मार देंगे। तो रमाकांत समझ जाता है कि ये कातिल नहीं है, लेकिन वो अपनी टीम को बोलता है कि इसे कुछ दिनों तक यही थाने में ही रखो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उत्तम राव और रुक्मिणी को देखते हैं। तो उत्तम राव बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा धंधा अब मेरा बेटा संभाले, यानी कि उत्तम राव के पहली बीवी का लड़का। तो रुक्मिणी को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि अभी उसका काम उसकी बहन समुद्री बाई देख रही होती है। तो उत्तम राव बोलता है कि समुद्री बाई ने पहले भी गड़बड़ कर रखा है। लेकिन तभी रुक्मिणी रोने लगती है और बोलती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये कहकर वो रोते हुए जाती है और रात में ही वहाँ पर पूजा करने लगती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वहाँ ना किसी देवी या देवता का फोटो या मूर्ति था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डीमन की पूजा कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ हम कांस्टेबल नवाजो को देखते हैं जो उस गांव के सारे मंदिरों की लिस्ट बना के लाता है और साथ ही उनका मैप भी बनाता है। और इधर हम देखते हैं रात में चुपके से काजू बाकू समुद्री बाई से मिलने आता है। तो समुद्री बाई काजू बाकू से कुछ काम के बारे में पूछती है। वो बोलता है हाँ काम हो गया। उसके बाद वो काजू बाकू को कुछ पैसे देती है और बोलती है कुछ दिनों के लिए एक गांव छोड़कर चला जा क्योंकि पुलिस तेरी तलाश कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रमाकांत दूसरे दिन सेकंड विक्टिम के क्राइम सीन पर जाता है और सीन पास्ट में चला जाता है और हम उस शकीला नाम की बच्ची को देखते हैं जो बगीचों में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तो एक बच्चा वहां से गुजरता है और देखता है कि शकीला इमली के पेड़ से इमली तोड़ने की कोशिश कर रही थी और तभी किसी ने शकीला को वहां बुलाया और उसको डबल रोटी दी खाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो डबल रोटी खाना शुरू करती है हम देखते हैं वो आदमी शकीला का गला दबा देता है। तो रमाकांत उस जमीन के मालिक से पूछता है जहाँ शकीला की डेड बॉडी मिली थी। तो आदमी बोलता है कि अरे साहब मेरे खेतों में कौन सा खजाना है कि जिसके लिए मैं ये सब करूंगा। तो रमाकांत पूछता है तो भाई किसके खेतों में खजाना है? तो बोलता है कि मैंने सुना है कि श्री राम के खेतों में खजाना गड़ा हुआ है और श्री राम ने इसके लिए 3-4 बार पूजा भी करवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता उन्हें खजाना मिला या नहीं मिला। और वही रमाकांत नोटिस करता है कि एक आदमी लगातार 2 दिनों से उसका पीछा कर रहा है। तो रमाकांत सब इंस्पेक्टर शुक्ला से
बोलता है कि ऐसा करिए, इस आदमी के बारे में पता करिए, आप ये कौन है और हमारा पीछा क्यों कर रहा है। अब रमाकांत श्री राम से मिलता है तो श्री राम बोलता है कि सर हाँ, मैंने पूजा तो करवाया था, लेकिन उसमें बलि किसी इंसान की नहीं दी गई थी, बकरे की दी थी। और श्री राम ये भी बताता है इस सारी पूजा काजू बाकू ने ही किया था। अब हम देखते हैं रात में रमाकांत अपने गेस्ट हाउस में होता है और वो अपना रेडियो ठीक कर रहा होता है, तभी उसके रेडियो का सेल नीचे गिर जाता है। जब वो उसको उठाने के लिए बेड के नीचे देखता है तो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके बेड के नीचे एक काले कलर का पपेट रखा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पे ब्लैक मैजिक किया गया है। तो इसका मतलब समुद्री बाई ने काजू बाकू को पैसे देकर रमाकांत पर ब्लैक मैजिक करवाया था। अब अगले दिन सुबह हम एक दूध वाले को देखते हैं जो अपनी साइकिल से जा रहा होता है, तभी वो साइकिल से गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब सब इंस्पेक्टर शुक्ला वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि दूध के कंटेनर में आधे कंटेनर में दूध भरा होता है और आधे कंटेनर में देसी शराब होती है। तो शुक्ला आसपास के लोगों से पूछताछ करता है ये दूध वाला किस डेयरी के लिए काम करता था। तो उसे पता चलता है कि दूध वाला जिस डेयरी के लिए काम करता था उस डेयरी का मालिक उत्तम राव और रुक्मिणी बाई है। शुक्ला चुपके से उस डेयरी पर जाता है तो उसे वहाँ शराब के बहुत सारे कैन मिलते हैं। तो शुक्ला देखता है कि समुद्री बाई वहाँ काम करने वाले लोगों को बोलती है कि हमें ये सब शराब यहाँ से जल्द हटानी होगी। और इधर हम देखते हैं रमाकांत श्री राम से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि हम काजू बाकू को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा। जैसा आपने पहले बताया था कि आपने उससे कई बार पूजा करवाई है, तो एक बार फिर आप पूजा करने के बहाने काजू बाकू को यहाँ बुलाओ ताकि हम लोग उसे पकड़ सके और पूछताछ कर सके। पहले तो श्री राम मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर शुक्ला अब थाने वापस आता है, लेकिन शराब के फैक्ट्री वाली बात वो परांजे को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि परांजे एक रिश्वतखोर बेईमान पुलिस वाला है और वो उत्तम राव से मिला हुआ है। इसलिए शुक्ला थाने के कुछ ईमानदार हेड कांस्टेबल को और कांस्टेबल को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है आज रात हम उत्तम राव के उस डेयरी पर छापा मारेंगे और उत्तम राव की साली समुद्री बाई को रगे हाथ शराब के साथ पकड़ेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में रमाकांत परांजे और बाकी लोगों को लेकर श्री राम के खेत में पहुंचता है और तभी वहाँ काचू बाकू आ जाता है। लेकिन इससे पहले रमाकांत काचू बाकू को पकड़ता परांजे सांप का बहाना बनाकर टार्च जला देता है और टार्च की रोशनी देखते ही काचू बाकू समझ जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं शुक्ला अपनी टीम के साथ उस डेयरी पर छापा मारता है तो शुक्ला समुद्री बाई को रगे हाथों पकड़ लेता है और समुद्री बाई के साथ में एक जानकी नाम की औरत को भी पकड़ता है। लेकिन शुक्ला की बाजी पलट जाती है, क्योंकि जानकी सारे आरोप खुद पर ले लेती है। वो बोलती है समुद्री बाई का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये जितने भी शराब के काम है वो मैं चलाती थी। तो रमाकांत और शुक्ला दोनों अपने काम में असफल रहे। उधर काचू बाकू भागने में सफल रहा और इधर जानकी ने सारे आरोप खुद पर ले लिए और समुद्री बाई बच गई। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उत्तम राव और रुक्मिणी बाई को कोर्ट से आदेश मिल गया था मानावत आने के लिए, तो वो दोनों फटाफट मानावत आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर शुक्ला रमाकांत को बताता है कि सर वो आदमी जो आपका पीछा कर रहा था उसका नाम शंकर है, इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाया। तो रमाकांत बोलता है आपके थाने में अभी एक नया कांस्टेबल ज्वाइन किया है, उसका क्या नाम है? वो बोलता है नवाजे। तो रमाकांत नवाजे से बोलता है कि आपको इस गांव में कोई पहचानता नहीं है, तो कल से आप शंकर का पीछा करेंगे और उसकी हर मोमेंट की खबर मुझे देंगे, किससे मिलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, आप सारी बातें आकर मुझे बताएंगे। और हम देखते हैं काचू बाकू के केस के बाद रमाकांत परांजे को अब इस केस में इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि उसे परांजे पर अब डाउट था। अब रमाकांत तीसरे विक्टिम के क्राइम सीन पर जाता है तो रमाकांत का जूनियर बोलता है कि सर पहले 2 विक्टिम बच्चियां थीं, एक तीसरी विक्टिम 35 साल की एक औरत। तो रमाकांत बोलता है उन दोनों बच्चियों के साथ उनको मारने के बाद उनके साथ गलत काम किया गया था, लेकिन इसके साथ नहीं। और कातिल पिछले बार की तरह इस औरत की डेड बॉडी को कहीं नहीं ले गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस औरत के भी
प्राइवेट पार्ट से कट लगाकर खून निकाला गया था। अब वो लोग चौथे विक्टिम के क्राइम सीन पर जाते हैं। जब रमाकांत विक्टिम नंबर 4 के क्राइम सीन पर पहुंचता है तो बताते हैं इस विक्टिम की उम्र 9 साल थी और उसका नाम नाजिमा था। इसका मर्डर कुछ अजीब तरीके से हुआ था। इसका धड़ और सर अलग कर दिए गए थे। उसके हाथ की एक उंगली भी काट ली गई थी। तो रमाकांत फोटो में देखता है कि डेड बॉडी के चारों तरफ कोयले का एक सर्कल बना हुआ है और वहाँ कटा हुआ नींबू भी होता है। तो बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है बाकी 3 विक्टिम के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो रमाकांत नवाजे द्वारा बनाया गया उन मंदिरों का मैप निकालता है तो ऑब्जर्व करता है कि पहले 2 मर्डर पांड्या मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर हुए और फिर डेड बॉडी को वहाँ से हटाया गया। लेकिन आखिरी 2 मर्डर विक्टिम नंबर 3 और 4 दोनों बिल्कुल ही पांड्या मंदिर के पास किए गए हैं। और वही हम नोटिस करते हैं कि शंकर एक और आदमी के साथ में इन पर नजर रखे हुए था। तो रमाकांत का जूनियर बोलता है कि सर बाकी मर्डर्स भी पांड्या मंदिर के आसपास ही हुए हैं। या तो उन्हें पांड्या मंदिर के पास मारा गया या उन्हें कहीं और मारा गया और लाकर उनकी डेड बॉडी पांड्या मंदिर के पास फेंक दी गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रमाकांत अपने पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और तभी पुलिस ऑफिसर पोंगसे को उसके खबरी का कॉल आता है और वो बताता है उन्होंने काजू बाकू को ढूंढ लिया है। अब तुरंत ही एक पुलिस टीम उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ से निकलती है। और दूसरी तरफ हम उत्तम राव को देखते हैं जिसे खबर मिलती है कि पुलिस ऑफिसर परांजे का यहाँ से ट्रांसफर हो गया। परांजे ही वो बेईमान पुलिस वाला था जो उत्तम राव के शराब के धंधे में उसकी मदद करता था। तो उत्तम राव की माँ बोलती है कि तुम्हें रमाकांत को जान से मार देना चाहिए और साथ ही बोलती है अकरा बकरा उकरा। और तभी उत्तम राव रमाकांत को कॉल करता है और उससे बोलता है कि उससे कुछ जरूरी बात बतानी है। जब रमाकांत उत्तम राव के घर पहुंचता है तो उत्तम राव इधर उधर की बातें करता है और उसे खाने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन रमाकांत खाना खाने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस की टीम काचू बाकू को अरेस्ट कर लेती है। और इधर हम रमाकांत को देखते हैं वो पुलिस स्टेशन में अकेला बैठा होता है। तो कांस्टेबल बताता है कि सर पराजय सर की डर की वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। जब 2 कत्ल हो गए तो उसके बाद पुलिस स्टेशन में एक लेटर आया था लेकिन पराजय सर ने उसको सीरियस नहीं लिया और मुझको बोला कि लगता है किसी ने मजाक किया है और इस लेटर को ले जाकर जला दो। लेकिन मैं वो लेटर अपने पास रखा। जब रमाकांत उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी कत्ल होंगे। और लेटर के आखिरी में लिखा होता है अकरा बकरा उकरा। हालांकि रमाकांत को इसका मतलब नहीं समझ में आता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले काचू बाकू के हाथ में रस्सी बांधकर पूरे गांव के बीचों बीच पैदल ही घसीटते हुए ले आते हैं। और दूसरी तरफ हम नवाजे को देखते हैं जो रात में शंकर का पीछा कर रहा होता है। शंकर एक घर पर जाकर रुकता है और एक औरत से पैसे मांगता है और फिर शंकर गांव से बाहर जाकर रोने लगता है। तभी नवाजे उसके पास पहुंचता है और उसे एक शराब की बोतल देता है और पीने के लिए बोलता है। तो पहले तो शंकर मना करता है तो नवाजे खुद एक घूंट शराब पीता है और फिर उसको बोलता है पियो ना यार। तो शंकर घटाघट शराब पी जाता है। अब नवाजे अपने झोले से दूसरी बोतल निकालता है तो शंकर बोलता है इस शराब बहुत ही बुरी चीज है। तुम जानते हो इस गांव में जो 7 खून हुए हैं वो एक शराब की बोतल और 15 रुपए के लिए हुए हैं। अभी नवाजे उससे कुछ पूछ पाता तभी नशे में धुत होकर शंकर बेहोश हो जाता है। अब नवाजे वापस पुलिस स्टेशन आता है तो रमाकांत को बताता है कि आज मैंने शंकर का पीछा किया और उसे कुछ शराब पिलाई ताकि उससे इंफॉर्मेशन बाहर निकाली जा सके। तो उसने बताया कि एक खून एक शराब की बोतल और 15 रुपए के लिए हुए हैं। तो रमाकांत उस पर नाराज होता है, बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि तुम सिर्फ उस पर नजर रखो, तुम्हें शराब पिलाने के लिए किसने कहा था। और दूसरी तरफ हम काचू बाकू को देखते हैं। उसे अरेस्ट हुए काफी घंटे बीत चुके थे लेकिन अभी तक किसी ने उससे पूछताछ नहीं किया था। कि तो रमाकांत उसके पास जाता है, उसे एक गिलास पानी देता है और बिना कुछ पूछे वापस चला आता है और अपनी पूरी टीम को बोल देता है कि कोई भी काचू बाकू से सवाल जवाब नहीं करेगा। अब रमाकांत अपनी टीम के साथ 5वें विक्टिम के क्राइम सीन पर जाता है जहाँ 30 साल की औरत का कत्ल हुआ था। तो उस औरत का हस्बैंड बताता है कि जब देर रात तक वो घर नहीं वापस आई तो हम सब उसे ढूंढने निकले। हमें पास के नहर में एक जगह पर काफी खून बिखरा मिला लेकिन वहाँ हमें कोई लाश नहीं मिली। तो बताता है उसकी डेड बॉडी इस पांड्या मंदिर के सामने पाई गई थी। इसके बाद रमाकांत 6ठे विक्टिम के बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है वो 10 साल की लड़की थी। वो मार्केट से अपने घर की तरफ जा रही थी तभी रास्ते में उसे 2 लोगों ने किडनैप कर लिया और बाद में उसकी भी डेड बॉडी बाकी लोगों की तरह पांड्या मंदिर के पास ही मिली। और वही रात में
हम गांव में देखते हैं एक आदमी मास्क पहन के आता है और एक लड़की को उठा ले जाता है। जब लड़की शोर करती है तो पूरे गांव वाले उसका पीछा करते हैं और हम देखते हैं मास्क वाला आदमी उस लड़की को बिना मारे ही वहां छोड़कर भाग जाता है। अब हम देखते हैं रमाकांत काचू बाकू से पूछताछ करता है तो काचू बाकू बताता है कि उसे तो कोई पूजा करनी आते ही नहीं, लेकिन लोग धन की लालच में उसको बुलाते हैं तो वो भी झूठी पूजा करके उन्हें दिलासा दिलाता है। और वो बताता है कि उत्तम राव की दूसरी वाइफ रुक्मणी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उत्तम राव ने उसे बुलाया था पूजा के लिए, लेकिन पूजा के बाद भी उत्तम राव की पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। और काचू बाकू ये भी बताता है कि उसको भगाने में परंजय का कोई हाथ नहीं था। तो रमाकांत उस मंत्र के बारे में पूछता है जो उस पेपर पे लिखा होता है। तो काचू बाकू बोलता है मुझे ऐसे किसी भी मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वही काचू बाकू रमाकांत को कुछ और तांत्रिकों के नाम बताता है। तो रमाकांत अपनी टीम को उन तांत्रिकों के नाम देता है और बोलता है इनके बारे में पता करो। अब अगले दिन गांव के बाहर एक लड़के की और डेड बॉडी मिलती है और ये बात रमाकांत को बहुत परेशान करने वाली थी, क्योंकि रमाकांत जैसा ऑफिसर भी इस केस को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया था और साथ ही एक और मर्डर होना ये तो और प्रॉब्लम हो गई। तो रमाकांत को वापस मुंबई बुलाया जाता है, लेकिन रमाकांत 5 दिन का टाइम मांगता है और बोलता है अगले 5 दिनों में वो केस को क्लोज कर देगा। और उसी दिन रात में गांव में हम उस मास्क वाले आदमी को देखते हैं। वो दोबारा एक आदमी पर हमला करने वाला था, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। जब वो लोग उसका मास्क हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो गांव का ही आदमी तुकिया है। यानी अब रमाकांत तुकिया से पूछताछ करता है, लेकिन तुकिया उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हालांकि रमाकांत जानता था कि तुकिया वो किलर नहीं है, किसी ने केस को गुमराह करने के लिए तुकिया को भेजा है। लेकिन रमाकांत के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उस बच्चे का मर्डर किसने किया, क्योंकि अभी तक जितने भी मर्डर हुए थे या तो लड़कियों के या औरतों के, ये पहला मर्डर था जो एक लड़की का हुआ था। अब रमाकांत नवाजे को बुलाता है और उसको बोलता है कि तुम आज से दोबारा शंकर का पीछा करो। और तभी पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है और बोलती है कि आप इस तरह गरीबों को परेशान नहीं कर सकते, बिना सबूत के आधार पर आपने तुकिया को कैसे अरेस्ट कर लिया है। तो रमाकांत बोलता है कि तुकिया ने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की और फिर गांव में उसने आतंक फैला रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन 8 मर्डर्स में या तो इसका हाथ है या तो ये उन मर्डर्स के बारे में कुछ जानता है। हम पूछताछ करेंगे, अगर वो निर्दोष होगा तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन हमारी समस्या ये है कि तुकिया तो बात ही नहीं कर रहा। तो टीचर बोलती है तुकिया से मैं बात करूंगी। तो रमाकांत उस टीचर को वो लेटर भी देता है जो 2 कत्ल के बाद पुलिस स्टेशन में किसी ने भेजा था। वो टीचर तुकिया से कई बार पूछती है, लेकिन तुकिया कुछ सही से जवाब ही नहीं देता। और अब हम नवाजी को देखते हैं जो शंकर के साथ बैठा होता है और उसे शराब पिलाता है और उन मर्डर्स के बारे में उससे जानकारी लेने की कोशिश करता है। तो शंकर रोने लगता है और बोलता है उसने किसी का भी कोई कत्ल नहीं किया है, लेकिन उसने उससे भी बड़ा पाप किया है। तो नवाजी पूछता है आखिर वो पाप तुमने क्या किया है, लेकिन शंकर फिर से नशे में हो चुका था। तो एक नाम लेता है गणपत और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब नवाजी रमाकांत को गणपत के बारे में बताता है तो रमाकांत वकाटकर को गणपत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। जब वकाटकर गणपत के घर जाता है तो पता चलता है गणपत तो 8 महीने से घर ही नहीं आया और वो भी ब्लैक मैजिक वगैरह करना जानता है। और तभी रमाकांत को इस केस में एक ब्रेक थ्रू मिलता है और लास्ट विक्टिम लड़का जिसका नाम कोंडिया था, उसके कत्ल का एक गवाह मिल गया है। वो भी उसी गाँव का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है बाबू। तो रमाकांत उस बच्चे बाबू और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाता है तो देखता है बच्चा बहुत ही डरा हुआ है और उसको कुछ भी नहीं बताता। तो रमाकांत बच्चे को अपने पास ही रख लेता है और उसकी माँ को बोलता है ये बच्चा हमारे पास ज्यादा सुरक्षित है। रमाकांत बच्चे को प्यार से खाना खिलाता है और बातें करता है। तब वो बच्चा बताता है मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कोंडिया को रोते हुए। मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है, तो कोंडिया ने बताया कि समुद्री बाई की 2 बकरियां उससे कहीं खो गई हैं। तो समुद्री बाई ने पास के खदान में उन बकरियों को ढूंढने के लिए बोला है। फिर बाबू थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है समुद्री बाई 2 लोगों के साथ बैठकर कोंडिया को मारने की बातें कर रही थी। तो समुद्री बाई ने मुझे देख लिया तो उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने ये बात गांव में किसी को भी बताई तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। और इधर हम देखते हैं रात में ही उत्तम राव बाबू की माँ को अपने घर बुलाता है, क्योंकि उत्तम राव को पता चल गया था कि बाबू पुलिस के पास है। तो बाबू की माँ डर जाती है और बताती है कि बाबू को पुलिस वालों ने गेस्ट हाउस में रखा है। और अगली सुबह रमाकांत को पता चलता है कि बाबू गेस्ट हाउस से गायब है। अब रमाकांत अपनी पूरी टीम को बाबू को ढूंढने के लिए लगा देता
देता है क्योंकि उसे बाबू किसी भी कीमत पर चाहिए था। और दूसरी तरफ हम उस टीचर को देखते हैं, वो अपने घर पर होती है और समुद्री बाई के बेटी का नोटबुक चेक करती है। तभी उसे वो लेटर याद आता है जो उसको रमाकांत ने दिया था। वो देखती है उस लेटर पर लिखी हुई हैंडराइटिंग और इस नोटबुक की हैंडराइटिंग सेम थी। वो तुरंत ही रमाकांत के पास जाती है और बताती है कि वो लेटर समुद्री बाई की बेटी ने लिखा है। अब रमाकांत पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अगर समुद्री बाई ही इन सब मर्डर के पीछे है तो फिर उसने 2 मर्डर होने के बाद पुलिस वालों को ये लेटर भेजकर अलर्ट करने की कोशिश क्यों की। लेकिन रमाकांत बाबू को लेकर काफी परेशान था। उसे डर था कहीं बाबू को वो लोग जान से न मार दें। तभी तो क्या टीचर को 2 दुश्मनों की कहानी सुनाता है, लेकिन वो नाम किसी का नहीं लेता। लेकिन रमाकांत तुकिया का इशारा समझ जाता है। वो अपनी पूरी टीम के साथ उत्तम राव के भाई के घर जाता है क्योंकि गांव में लोगों को पता था कि उत्तम राव और उसके भाई के बीच में दुश्मनी है और इसी वजह से पुलिस का कभी भी शक उत्तम राव के भाई के ऊपर गया ही नहीं। जब वो लोग उत्तम राव के भाई शेषनाथ के घर पर छापा मारते हैं तो देखते हैं कि उत्तम राव अपने पूरे शराब का बिजनेस अपने भाई के घर से ही चला रहा था। और सबसे बड़ी बात, रमाकांत को वहाँ पर बाबू जिंदा मिल जाता है। अब रमाकांत राहत की सांस लेता है। अब पुलिस समुद्री बाई को भी अरेस्ट कर लेती है, लेकिन समुद्री बाई अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। और इधर रमाकांत के अब वो 5 दिन भी पूरे हो गए थे तो रमाकांत वापस मुंबई आ जाता है। अब अगले दिन रमाकांत अपने ऑफिस जाता है तो उसके जूनियर्स उसे पूछते हैं, अरे सर आप कहाँ थे? कल से ही होम मिनिस्टर साहब का कई बार कॉल आ चुका है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर मानावत में हुआ क्या। तो रमाकांत बोलता है, जब आखिरी दिन वो मानावत से मुंबई के लिए निकलने ही वाला था तभी सब इंस्पेक्टर शुक्ला आए और उन्होंने मुझे बताया कि समुद्री बाई अब बयान देने के लिए तैयार है। जब मैं समुद्री बाई से मिला तो उसने बोला कि वो सरकारी गवाह बन जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसके जेल जाने के बाद उसके बच्चे का ख्याल आप रखेंगे। तो रमाकांत मान जाता है। अब समुद्री बाई बताती है इन हत्याओं की वजह रुक्मिणी बाई को बच्चा ना होना है। रुक्मिणी बाई इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन एक दिन उत्तम राव के पहली बीवी के बेटे ने रुक्मिणी और उत्तम राव को बोला कि तुम लोगों के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। और ये बात रुक्मिणी को अंदर तक लग गई। तो पहले तो उसने काचू बाकू से कई पूजाएं कराई, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन उनसे मिलने गणपत आया और उसने बताया कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होते हैं उनकी पूजा की वो गारंटी लेता है, अगर बच्चा नहीं हुआ तो पैसा वापस। लेकिन आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि कभी पैसे वापस करने की नौबत नहीं आई। अब रुक्मिणी बाई की दबी हुई चाहत फिर से जाग जाती है। अब रमाकांत की टीम समुद्री बाई के बताए हुए एड्रेस से गणपत को अरेस्ट कर लेती है। अब रमाकांत गणपत से पूछताछ करता है तो गणपत बताता है कि उत्तम राव के घर उसका एक जानने वाला शंकर काम करता है और शंकर ने ही मुझे उत्तम राव और उसकी वाइफ के बारे में बताया था कि वो लोग बच्चे को लेकर काफी परेशान हैं। तो मैं उनसे मिला। पहले तो मैंने नॉर्मल पूजा की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो रमाकांत पूछता है, क्या तुम सचमुच ऐसी कोई विद्या जानते हो जिससे लोगों को बच्चा पैदा हो? तो गणपत बोलता है, अरे साहब मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो ऐसे ही पूजा कराता हूँ। अगर किसी को बच्चा हो जाए तो मेरी लक की बात है, अगर बच्चा हो जाता है तो लोग मेरा प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि गणपत की पूजा की वजह से उनको बच्चा हुआ। तो मैंने उत्तम राव को उलझाने के लिए एक ऐसी शर्त रखी और मुझे लगा कि वो लोग इस शर्त को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला कि कम उम्र की लड़कियों के ब्लड चाहिए होगा, तभी जाके देवता खुश होगा। तो गणपत बोलता है कि मैंने शंकर को अपने साथ ले लिया और मैंने उसको बोला कि जब पूजा करूं तो तुम ऐसे ही नाटक करना शुरू कर देना कि जैसे तुम पर कोई शैतान का साया आ चुका है। और उस दौरान शंकर ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो शंकर ने बोला, मैं इस पीपल पर रहने वाला पुंजिया हूँ। तो शंकर बोलता है कि अगर ये चाहती है कि इसको बच्चा हो तो इसे मेरी रोज पूजा करनी पड़ेगी और साथ ही कुंवारी कन्या के ब्लड चाहिए होगा पूजा के लिए, तब जाकर कहीं इसे बच्चा होगा। तो गणपत बताता है कि सर ये सब करने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन तभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है उन बच्चों के साथ बलात्कार हुए थे। तो मैंने उत्तम राव को बहाना बना दिया कि हमारी पूजा इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि वो लड़कियां अपवित्र थीं। तो मैंने उत्तम राव के माँ के बारे में सुना था कि उसे रात में सपने आते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। तो मैंने उत्तम राव को बोला कि इस बार हम ऐसी पूजा करेंगे जिससे तुम्हारे घर बच्चा भी आ जाएगा और तुम्हें पीपल के नीचे का गड़ा हुआ खजाना भी मिल जाएगा। तो उत्तम राव के लोगों ने एक औरत का और कत्ल किया और हमने पूजा किया, लेकिन इस पूजा के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और इधर अब पुलिस भी
जांच करने लगी थी तो मैं जाकर छुप गया और इसके बाद के किसी भी मर्डर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो रमाकांत आगे की पूछताछ समुद्री बाई से करता है। तो समुद्री बाई बताती है कि उत्तम राव के साथ काम करने वाले एक आदमी से मेरा अफेयर है और उसी ने पहले 2 लड़कियों के कत्ल के बारे में मुझे बताया था। तो मैंने वो लेटर आपके पुलिस थाने में भेजा था, लेकिन यहाँ के ऑफिसर ने कुछ किया ही नहीं। वो बोलती है अब 3 मर्डर के बाद उत्तम राव और मेरी बहन दोनों अरेस्ट हो गए थे। जब मैं उनसे मिलने जेल में पहुंची तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई। तो उत्तम राव और मेरी बहन ने बोला कि जब वो जेल में है तो बाहर कुछ मर्डर और होने चाहिए ताकि पुलिस वालों को लगे कि इस मर्डर के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। तो मैंने तुकिया को कांटेक्ट किया तो बाकी के 4 मर्डर तुकिया ने किए। तो रमाकांत बोलता है तो तुमने कोंडिया को क्यों मारा? वो बताती है कि आपकी नजर उत्तम राव पर थी और उत्तम राव चाहता था कि मैं एक और मर्डर कराऊं ताकि आप लोगों का ध्यान उस पर भटक जाए, लेकिन मैं कोंडिया को नहीं मारना चाहती थी। तो उत्तम राव ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं कोंडिया को नहीं मारूंगी तो वो मेरी बेटी को मार देगा। और हम देखते हैं कि उत्तम राव और रुक्मिणी बाई को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इधर रमाकांत ने समुद्री बाई की बेटी को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करा दिया था। और इसी के साथ यह बेहतरीन वेब सीरीज यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।